हाँ, आप सभी को नमस्कार। मैं विजय सिंह गुर्जर 2018 बैच गुजरात कैडर IPS हूँ। अभी मैं ट्रेनिंग में हूँ। चैनल पर आपका स्वागत है और राजस्थान न्यूज़ का धन्यवाद, उन्होंने ये मौका दिया आपसे जुड़ने का। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आपके पहले आ गए थे, तो पहले मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विजय सिंह गुर्जर है। मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देवीपुरा बनी नवलगढ़ तहसील में गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और अभी हैदराबाद में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक मेरे गांव से ही है। ओके। एक क्वेश्चन आया था कि सर सामान्य परिवार से हैं आप, कैसे संभव हुआ ये? तो शुरू में ऐसा नहीं सोचा था कि IPS ही बनना है। शुरू में मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया था दिल्ली पुलिस में। लेटर ऑन यहाँ के धीरे धीरे जैसे जितना मुझे मौका मिलता गया कि अभी मैं यहाँ रह के SI की तैयारी कर सकता हूँ, तो मैंने वो किया। उसके बाद में लगा कि CGL कर सकता हूँ, तो फिर वो करता रहा। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता गया, मौका मिलता गया, तो मैंने साथ में मेहनत करता गया। और सामान्य परिवार वाला है कि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में जब हम हर गांव में जहाँ नेट अवेलेबल है, हम दिन भर यूट्यूब हम स्क्रॉल करते रहते हैं, हम गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ों को, तो अभी कहीं भी रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह का वो कि गांव में रहना या सामान्य परिवार जैसा कुछ नहीं है। एजुकेशन तक हमारी जो एक्सेस है किसी की भी, वो ज़्यादा बड़ी है। तो ये दिमाग से निकालना चाहिए कि सामान्य परिवार वाला बच्चा है वो कम कर पाएगा या हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम किसान परिवार के बच्चे होते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी संघर्ष करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये मैंने फील किया है जितना मेरा 10 साल हो गए मुझे गवर्नमेंट सर्विस में। तो उसको हमें काम में लेना चाहिए, बजाय कि उसकी वजह से हम डिमोलाइज फील करें या आत्मविश्वास हमारा कम हो। उसकी बजाय हमें स्ट्रॉन्ग फील करना चाहिए कि हम इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हैं ऑलरेडी। तो पढ़ाई में और कैरियर बनाने में कितनी चुनौतियाँ हैं। तो ऐसी चीज़ों को माइंड में नहीं रखना है कि हम नॉर्मल परिवार से हैं और बड़े एम हम नहीं देख सकते हैं। जब तक हम नॉर्मली देखो ना, अब गांव में जब मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में था, तो नॉर्मली पटवारी के ऑफिस में जाने पे डर लगता था। पटवारी फ़ोन काट देता था कि मेरी बैटरी डिस हो रही है और आप बार बार फ़ोन कर रहे हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, या तो हम लाइफ टाइम सफ़र करते रहे उन चीज़ों से कि हम उम्र भर झिझकते रहे पटवारी, SDM, DM, SP इनके ऑफिस में घुसने से, या फिर जब हमारे पास टाइम है हम अच्छी मेहनत करें और उस ऑफिस के अंदर इंटर कर जाएं और कुर्सी के उस पार बैठे रहें, ताकि हमारे जैसा कोई गांव का बंदा है उसको हम सही तरीके से इंटरटेन कर सकें, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बेटर तरीके से दे सकें। तो ये हम पे डिपेंड करता है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ चाहते हो। तो सामान्य परिवार से हो तो स्थिति चेंज की जा सकती है, आपके हाथ में है, टाइम है, पढ़ रहे हो, यंग हो। एक क्वेश्चन है कि कांस्टेबल बनने से आपको संतुष्टि नहीं मिली या जीवन का लक्ष्य UPSC था? मेरा शुरू में ऐसा कोई टारगेट नहीं था। जब घर से निकला तब नौकरी की ज़रूरत थी, जैसे कोई भी गांव वाले बच्चे को होती है कि एक नौकरी मिल जाए तो ठीक ठाक इज्जत हो जाएगी, आराम से लाइफ निकल जाएगी। तो ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे लगा, जब लोगों से मिला, कि हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में की जा सकती हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मोटिवेट किया, घर वालों ने मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है, पढ़ रहा है और पढ़ो और पढ़ो। तो धीरे धीरे चीज़ें होती चली गई और जब हम करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो जाती हैं। सही मन से अगर हम लगन के साथ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो। एक क्वेश्चन है, हाँ, एक संतुष्टि वाला है कि कांस्टेबल से संतुष्टि। तो मुझे लगता है कि हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो फिर प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हमारी रुक जाती है। तो लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम और बेटर कर सकें लाइफ में, और ऊपर जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फ्रस्ट्रेट हो जाएं जब हमें कुछ ना मिले तो, बट स्टिल हमें कोशिश करते रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। और एक क्वेश्चन है, जीवन का सफ़र आपका कैसा रहा? सभी को अपनी लाइफ हार्ड लगती है शायद, बट मुझे लगता है कि ठीक रहा लाइफ। टाइम से नौकरी लग गई थी, उसके बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही थी। हाँ, ये थोड़ा सा है कि जब आप नौकरी के साथ तैयारी करते हो तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है कि आपको सोशल चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है। घर, परिवार, समाज, इनमें जो आप टाइम देते हो नॉर्मली, वो सब आपको काट के अपनी स्टडी को देना होता है। थोड़ा सा एकांत में रहना पड़ता है, बट अगर आप वो सब करोगे तो फिर उसका बेनिफिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। और
जर्नी अच्छी रही है। मैं लकी रहा हूँ इस मामले में कि जब जब से मैंने सर्विस में इंटर किया या उससे पहले भी मेरे साथ जो भी लोग थे वो उन सब ने मुझे मोटिवेट किया, घर वालों ने भी और दोस्तों ने भी। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया गया कि किस तरह से तैयारी करनी है। जब मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था तब सोचा कि यूपीएससी करना चाहिए, तो तब नहीं पॉसिबल था। तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि अब ये एसएससी करके यहाँ से निकला, दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन कर दो, एसएससी में जाके तैयारी की जा सकती है। तो सही गाइडेंस मिलती रही। तो मेरा तो शानदार रहा सफ़र अभी तक का। और एक सवाल कैडर का है कि कैडर कौन से कैडर में आप जाना पसंद करेंगे आईपीएस में। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, आपको पहले सर्विस अलॉट की जाती है। जैसे आपकी रैंक के हिसाब से आपको आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस अलग अलग अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद में उन्होंने कुछ पॉलिसी बना रखी है, उसके हिसाब से आपको कैडर अलोकेशन होता है। आपसे सिर्फ प्रेफरेंस भरवाई जाती है, बाकी आपकी इच्छा के हिसाब से आपको कैडर नहीं मिलता है। तो आप कहीं भी पूरे देश में जितने भी हम कैडर हैं, 29 कैडर हैं, तो उनमें से कोई भी कैडर में आप जा सकते हो। सारे स्टेट्स में आपको सेवा करने के लिए तैयार रहना होता है जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो। एक क्वेश्चन है परिवार के बारे में। परिवार में माता पिता हैं, भाई है, 3 बहनें हैं, वाइफ है और बेटा है। तो साधारण परिवार है। पापा किसान हैं, मम्मी किसान खेती का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं। और छोटा भाई वो राजस्थान में पटवारी है, लोहारगल। अगर झुंझुनू वाले जो लोग हैं वो जानते होंगे, आसपास जहाँ से कावड़ लेके आते हैं, तो वहाँ का पटवारी है आजकल। और वाइफ तैयारी कर रही है। बहनें हैं, वो 2 बहनें तैयारी कर रही हैं, एक बहन है, तीनों शादीशुदा हैं, तैयारी कर रही हैं। और एक है, उन्होंने वो हाउस वाइफ हैं। और एक फिटनेस का क्वेश्चन आया था कि सर आप कैसे खुद को फिट रखते हैं फिजिकली और मेंटली। अगर ज़्यादातर लोग युवा ही हैं जुड़ने वाले, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिटनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर हमारा शरीर काम का नहीं रहेगा तो हम कैसे मतलब लंबे टाइम तक अच्छा काम कर सकेंगे। अगर हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कैसे हम अच्छा काम कर सकेंगे। तो दोनों पे हमें पैरेलल ध्यान देना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैंने मेरे गांव में देखा है कि हमारे गांव से छोड़ने के बाद जो हमसे छोटे वाले बच्चे हैं उनको ग्राउंड में नहीं देखता हूँ नॉर्मली, अनटिल अनलेस की कोई दौड़ वो फौज की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती आ रही है और एकदम नज़दीक आ गया उसका भी फिजिकल, उस टाइम पे कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिखते हैं, बाकी बच्चे दौड़ते हुए भी नहीं दिखते हैं। तो ये थोड़ी सी मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। आपको अपने फिजिक पे ध्यान देना चाहिए। जितना टाइम आप मोबाइल पे देते हैं उसको कट करके अगर आप अपने फिजिकल पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा भी फील होगा, आप खुश भी रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो फिजिकल पे थोड़ा सा आपको टाइम डाइवर्ट करना चाहिए। और मेंटल जो फिटनेस है वो भी उतनी ज़रूरी है। जैसे आप योगा कर सकते हैं। मैंने अभी विपासना करना शुरू किया, ये योगा का ही एक फॉर्म है। तो ऐसा कुछ आप अडोप्ट कर सकते हैं। कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे अब्दुल कलाम की लिखी हुई किताबें हैं, कुछ मोटिवेशन देने वाली किताबें हैं, स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताबें हैं। इस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन जो है उसका भी डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। हमें फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट होती है। एक क्वेश्चन था कि सर पुलिस में सुधार की ज़रूरत है। लंबे टाइम से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से पुलिस में सुधार की मांग उठ रही है कि भाई पुलिस का व्यवहार जो है वो जनता के लिए अच्छा नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं पुलिस में जो कि सही नहीं है, इंटरनल चीज़ों के अलावा। एक क्वेश्चन आया है मेरी बहन का कि पढ़ाई में मन रेगुलर कैसे लगाए रखा आपने। अब मैं इसका बाद में रिप्लाई कर दूंगा। पुलिस रिफॉर्म मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। जब मैं पुलिस में था तब एक जेन्युइन केस था, उसको लेके एक एसएचओ ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। तो उस दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया था। यूपीएससी की जब पूरी तैयारी कर रहा था, पूरे टाइम दिमाग में रहा था ये कि अगर सिलेक्शन हो गया तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो लकीली मुझे आईपीएस मिल गया। अब कोशिश करूंगा कि वहाँ जाके कि एटलीस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो किसी के साथ ऐसा नहीं हो। तो आप भी ऐसा कर सकते हो पर्सनल लेवल पे। दूसरा है पुलिस रिफॉर्म जहाँ तक है वो पॉलिटिकल विलिंग होनी चाहिए उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस में 3-4 लेवल पे एंट्री होती है। आईपीएस, स्टेट पीसीएस से जो भर्ती होते हैं, उसके बाद सब इंस्पेक्टर और फिर कांस्टेबल। तो एक प्रमोशन, अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका वर्किंग कल्चर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पुलिस में। तो एक दिन में उनका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बट पिछले 5-10 साल में मैंने ऑब्जर्व किया, 2010 में मैं भर्ती हुआ था उसके बाद में, कि पुलिस की काम करने के तरीके में, उनके व्यवहार के तरीके में काफ़ी तेज़ी से चेंज आ रहा है और पुलिसिंग भी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो
और चेंज आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास मौका है, पुलिस में आओ और लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, पुलिस की इमेज को अच्छा बनाओ, अच्छे से काम करो। और एक क्वेश्चन है कि पुलिस को केस सोल्व करने के बाद किस तरह से सोल्व किया, ये सब ब्रीफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक नॉर्मली ये है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए अभी तो मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो एज ए आईपीएस मैंने फील्ड में काम नहीं किया है, बट जब मैं सब इंस्पेक्टर था तब मैंने फील्ड में काम किया था। तो एज ए ट्रांसपेरेंसी या चीज़ें जनता के सामने रखने के लिए प्रेस ब्रीफिंग की जाती है। जो रियल मोडस मतलब पुलिस ने किस तरह से उसको क्रैक किया है और उनकी क्रिमिनल्स ने किस तरह से क्राइम किया, ये चीज़ें पुलिस एग्जैक्टली नहीं बताती है, तो थोड़ा सा वो रहता है इसमें। इसके अलावा पढ़ाई में लंबे टाइम तक मन कैसे लगाएं, आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जैसे 1 साल, 3 साल, 7 साल, इस तरह की आपको एक अपना चार्ट बनाना चाहिए और उसमें अलग अलग आप कॉलम रखें कि फिजिकली मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है, 3 साल में क्या अचीव करना है, 5 में क्या अचीव करना है। ऐसे ही आप मेंटली के लिए कि मुझे स्टडी में 1 साल में, 3 साल, 5 साल में क्या अचीव करना है। सेम तरीके से कि मुझे फाइनेंशियली कि मुझे पैसे को किस तरह से 1 साल, 3 साल, 5 साल इसमें किस तरह से मैनेज करना है। तो इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ को रखेंगे और फिर वो टारगेट ऐसा होना चाहिए, जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि 1 साल में मुझे यूपीएससी पास कर लेनी है, 3 साल में मुझे 10 किताबें लिख देनी है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक व्यवहारिक आप लक्ष्य बना सकते हैं और उसको पाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। बाद में जो 1 साल का आपका टारगेट है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके वीकली या पर डे का टारगेट आपका बना सकते हैं। बट अगर आप रोज रात को सोते टाइम कि कल मुझे क्या करना है ये डिसाइड करके सोते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम अगले दिन की दूर हो जाती है और सुबह उठते एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज मुझे पूरे दिन में क्या क्या काम करना है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप पूरे दिन डेडिकेटेड रहेंगे कि आज मैंने ये टारगेट बनाया था और ये मैंने इतना अचीव कर लिया। कुछ क्वेश्चन है कि अभी सर आप कहाँ पे पोस्टेड हो। अभी मैं हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी जो है वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है हमारी, तो शायद जुलाई या अगस्त में हम अपने अपने कैडर चले जाएंगे। मेरा कैडर गुजरात है, तो वहाँ जाने के बाद पोस्टिंग का पता लगता है कि फर्दर पोस्टिंग कहाँ हुई है। और एक चीज़ है, जैसे कई सारे अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखिए। मैंने जितने भी एग्ज़ाम पास किए हैं, एसएससी सीजीएल, कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, और भी आरएस किया था और यूपीएससी किया, तो आप सिलेबस को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान से देखिए। ज़्यादातर बच्चे सिलेबस पे फोकस नहीं करते हैं और फिर देखिए कि उस सिलेबस के आसपास करंट अफेयर में क्या चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करिए, उसके नोट्स बनाइए। सिर्फ रटने से अभी जो पेपर जिस तरह के आ रहे हैं, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने पड़ेंगे। और कितने घंटे जैसा कुछ नहीं है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो तब तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बट जब आप पढ़ रहे हो तो टाइम पास करने की कोशिश मिनिमम होनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, पूरे डेडिकेशन से आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके, और एक मेरा पर्सनल मैसेज है आप सब लोगों से जो पढ़ने वाले हैं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो 2 तरीके हैं लॉकडाउन के। अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, इनका जो सब्सक्रिप्शन है वो गाँव में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जितने सब्सक्राइबर थे पहले, उनसे कई गुना ज़्यादा गाँव के लोगों ने सब्सक्राइब किया है लॉकडाउन के दौरान। इट मीन्स कि आप ये सब उनको देख रहे हो, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स पे कुछ वीडियोस देख रहे हो, तो अभी लॉकडाउन में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ये सब चीज़ें देख के अपना टाइम खराब करते रहिए, या फिर लॉकडाउन में अपना कुछ टारगेट बनाइए कि इस लॉकडाउन के दौरान मुझे ये अचीव करना है। लाइक कि आपका फिजिकल का टारगेट हो सकता है, जैसे जिस बच्चे से चिनअप नहीं लगती, जो बच्चा 1600 मीटर नहीं दौड़ पाता है, जो पुशअप नहीं लगा पाता है, तो अपना खुद से टारगेट करो, खुद को चैलेंज करो कि इस लॉकडाउन खुलने से पहले मैं ये अपना टारगेट जो है वो अचीव करूंगा कि 1600 मीटर है वो मुझे 5 मिनट में करना है, या मुझे 50 पुशअप 1 मिनट में लगाने हैं, या मुझे 15 चिनअप लगाने हैं। तो खुद का टारगेट एक डिसाइड करो। ऐसे आप स्टडी का कर सकते हो कि ये वाली बुक मुझे कंप्लीट करनी है, ये इतना सारा मटेरियल पढ़ना है। तो
लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको बेटर फील होगा और आप उस समय का भी सही यूटिलाइज करेंगे, आप खुद भी फ्रस्ट्रेट नहीं रहेंगे। और ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली आप लोग ज़्यादातर ऐसा नहीं कर रहे हो, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिसका नंबर मेरे पास सेव है, उनको मैं देखता हूँ कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी आता है तो वो लोगों को बताने में लग जाते हैं कि अभी क्या होने वाला है। ये तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहो। इसके लिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म है, प्रशासन है, वो सब बताने के लिए हैं। हमारा काम है कि हम हमारे पास जितना टाइम है हम उसको बेटर यूज करें, ताकि हम अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बना सकें। मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे कि इस तरह से टाइम ख़राब मत करिए, अपने फिजिकल और अपने एजुकेशन इन पे ध्यान दीजिए। वही एकमात्र चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारा भविष्य बेहतर बना सकती हैं। शायद आप लोग ज़्यादातर जो सुन रहे हो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे हैं या मेरे दोस्त हैं। तो हमारे पास ना तो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंडस्ट्री में, ना हमारे पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं कि वहाँ से बहुत प्रॉफिट आता रहेगा, ना हमारी हाईवे पे ज़मीनें हैं कि वो कट जाएंगी या वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आ जाएगी और फिर हम बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान तो लगभग 3/4 राजस्थान का पार्ट तो ड्राई जोन में है, तो आने वाले सालों में पानी भी नहीं रहेगा और खेती हमसे होती भी नहीं है, हम लोगों से, हमारे जो जनरेशन है उससे। ज़्यादातर आप लोग खेत में काम नहीं करना चाहते हैं। तो अब देख लो फ्यूचर क्या होने वाला है। तो बेटर है कि अपना सही तरीके से मेहनत करो। जो भी लाइफ में अपने टारगेट बनाया हुआ है उसको अच्छे से उसको समझो, उस दिशा में आपको क्या करना चाहिए। पढ़ना है, कोचिंग लेना है, तो अपने छोटे छोटे टारगेट बनाकर उस दिशा में आगे बढ़िए। और एक सर का क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 3rd क्लास में है, उनको IPS बनाना है। सर उनको अभी पढ़ने दीजिए, बच्ची है वो, जब वो 12th कर ले उसके बाद में उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए, एटलीस्ट 10th करने के बाद सोचिए। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और कोरोना में ध्यान रखिए, आजकल गांव में और जो छोटे छोटे टाउन है वहाँ पे भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बाहर से जो दूसरी जगह पे प्रवासी लोग रह रहे थे वो धीरे धीरे गाँवों की तरफ आ रहे हैं, तो कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। सब आप पढ़े लिखे लोग हो तो सही तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना और उनको अलग रखना, ये सब अपनाइए। अगर गाँव में कोरोना फैल गया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। एक RPSC से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम होते हैं उनका कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। वो एडवर्टाइजमेंट कब आता है, बाद में एग्ज़ाम होता है। और जब मैंने 2 बार RS दिया, दोनों बार ऐसा हुआ कि प्रीलिम से पहले दिन तक लोग कोर्ट में जाते हैं और एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, फिर प्री होता है मुश्किल से, उसके बाद में प्री का रिजल्ट आता है, वो 2-3 बार कोर्ट में जाता है, फिर मेंस का रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू तक का जो रिजल्ट है वो तक कोर्ट में चला जाता है। तो ये तो हर बार का प्रोसीजर है। तो या तो आप इसको देखते रहिए या अपनी पढ़ाई को देखते रहिए। मैंने देखा है अच्छी रैंक के साथ वही लोग सिलेक्ट हुए हैं RPSC में, RS के एग्जाम में स्पेशली, जो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि नॉर्मली हम एग्जाम आता है तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि जो लोग पढ़ाई पे अपना ध्यान देते रहते हैं वो टॉप 50 में, टॉप 100 में अच्छी रैंक लेके, अच्छी सर्विस लेके अपना सेटल हो जाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस तरह की बेफिजुल की बातें उनमें टाइम ख़राब करना है या फिर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छी रैंक लानी है। अच्छी रैंक लानी है तो इन सब चीज़ों से माइंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो होना ही है। कोई भी स्टेट PCS, राजस्थान का ही हाल नहीं है, पूरे देश में हमारे यहाँ स्टेट PCS का जो भी एग्जाम होता है वो इसी तरह से 5-6 चरणों में होता है। सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब चरण उसमें ऐड होते हैं, बार बार एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है, रिजल्ट रिवाइज होते हैं। तो ये तो होना ही है। तो इसको एक्सेप्ट करिए कि ये तो रियलिटी है और उस हिसाब से तैयारी करिए। जिनके सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर मेरी बच्ची 8-10 साल की है, उसका उत्साह कैसे बढ़ाया जाए। सर उसको मौका दीजिए पढ़ने का, उसको समझिए, बच्चे को पास बैठिए, उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको मोटिवेट करते रहिए, उसको खेलने के लिए मोटिवेट करिए। जो हम एक मैंने फील किया, जो बच्चे खेल में अच्छे होते हैं अपनी स्कूलिंग में और कॉलेज में, वो बाद में लाइफ में सरकारी नौकरी पता नहीं वो लगे या ना लगे, लेकिन वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपने विचार खुल के रख सकते हैं। मतलब फेल होते हुए मैंने लाइफ में प्लेयर्स को कम ही देखा है। तो खेलने के लिए ज़रूर मोटिवेट करिए। और आप सब लोगों से भी निवेदन है मेरा कि अपने फिजिक पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर गाँवों के ग्राउंड्स में घास उग गया है, धूप भरी पड़ी है, तो उसको हटाइए। दौड़ना, पुशअप वहाँ पे सब लोग मिलके शुरू करिए। व्हाट्सएप, टिकटॉक से किसी का भला नहीं होने वाला है।
मैं देखता हूँ मेरे गांव में ज़्यादातर जो बच्चे हैं, बाहर वालों को तो मैं नहीं जानता, पर मेरे गांव के जो बच्चे हैं ज़्यादातर उनमें से टिकटॉक पे सब दिन में 1-2 वीडियो अपडेट करते हैं। उतना टाइम अगर यार आप पढ़ाई में दोगे तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी इन सब चीज़ों की, आप अपना लाइफ बेटर सेटल कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, मिनिमम यूज करिए सोशल मीडिया। आज शायद समाज की ऐसा चीज़ हो गया है कि इसको हम एकदम नहीं छोड़ सकते हैं, बट स्टिल मिनिमम यूज हम इसका कर सकते हैं कि बहुत ज़रूरी हो तब यूज़ करें, बाकी इससे दूर रहें। मेरी तरफ से इतना ही है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना में अपना परिवार का और आसपास का विशेष ध्यान रखें। राजस्थान टाइम्स को एक बार फिर से धन्यवाद। और कोई अगर आपकी क्वेश्चन हो जिनमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप इस पेज पे मैसेज कर दीजिए, मैं उनका रिप्लाई बना के और उनको फॉरवर्ड कर दूंगा और वो आपको इंडिविजुअल भेज देंगे। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट उनसे करूंगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।